नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस। आज हम एक बेहद अहम विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो विषय है, क्या कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी अब बंद हो रही है? जी हाँ, सही सुना आपने। हाल ही में खबरें आई हैं कि लिवर और लंग्स कैंसर के 70% मरीजों में कीमोथेरेपी रोकने की सलाह दी जा रही है और उन्हें इम्यूनो टारगेटेड थेरेपी की तरफ लेके जाया जा रहा है। तो क्या ये पूरी सच्चाई है? इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अतुल समैया, जो सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और बंसल हॉस्पिटल भोपाल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर समैया कैंसर उपचार के क्षेत्र में लंबे समय से कार्यरत हैं और हजारों मरीजों को नई उम्मीद दे चुके हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि कैंसर के इलाज में वास्तव में क्या बदलाव आ रहे हैं और मरीजों को किस तरह सही जानकारी और उम्मीद मिल सकती है। डॉक्टर समैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार। जी, तो सबसे पहला प्रश्न आपसे मैं करूँगा, वो ये है कि डॉक्टर साहब, हाल ही में ये खबर आई है कि लिवर और लंग्स कैंसर के 70% मरीजों में कीमोथेरेपी बंद करने की सलाह दी जा रही है और इम्यूनो टारगेटेड थेरेपी की बात की जा रही है और आप इसे आधा सच मानते हैं, तो ऐसा क्यों? देखिए, बेसिकली ना आज जो कैंसर ट्रीटमेंट है, बहुत ही इंडिविजुअलाइज़्ड ट्रीटमेंट हो गया है। पहले क्या होता था कि जो एक जनरल रूल होता था कि इस स्टेज पर है तो सभी को कीमोथेरेपी देना है, इस स्टेज पे है तो सभी को रेडियोथेरेपी देना है। किंतु अब चूँकि जेनेटिक मार्कर्स आ गए हैं, हर पेशेंट का कैंसर अलग होता है और कई बार एक ही पेशेंट्स में 2 कैंसर होते हैं, तो दोनों का बिहेवियर अलग-अलग हो सकता है। जैसा कि ब्रेस्ट कैंसर में यदि किसी को 2 कैंसर्स हैं, एक राइट ब्रेस्ट में, एक लेफ्ट ब्रेस्ट में। हो सकता है दोनों की जेनेटिक प्रोफाइलिंग अलग हो सकता है दोनों की स्टेजिंग अलग हो और दोनों का जो प्रोग्रेशन है या दोनों का स्प्रेड होने की जो संभावना होती है, वो दोनों में अलग-अलग हो सकती है। डिस्पाइट दोनों हो सकता है कि 1-1 सेंटीमीटर के ट्यूमर हो, पर दोनों की प्रोफाइलिंग अलग हो सकती है। तो अब जो ट्रीटमेंट एरा है, वो है इंडिविजुअलाइज़ या पर्सनलाइज़्ड मैनेजमेंट ऑफ कैंसर है। तो बहुत सारे मरीजों के हम कुछ-कुछ कैंसर्स हैं जिसमें अभी भी जनरलाइज़ है। लंग कैंसर जैसा कि आपने कहा, लीवर कैंसर जिसमें कहा, तो इसमें कुछ स्पेसिफिक मार्कर्स टेस्ट किए जाते हैं। यदि वो रिपोर्ट्स फ़ेवर में आती हैं, तो फिर टारगेट थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी का रोल होता है। सारे पेशेंट्स में कीमोथेरेपी रिप्लेसेबल नहीं है और काफ़ी मरीजों में इम्यूनोथेरेपी कीमोथेरेपी के साथ ही दी जाती है। जनरली इम्यूनोथेरेपी का अकेला रोल बहुत ही लिमिटेड होता है या फिर मेंटेनेंस थेरेपी में इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। स्टार्ट सार ज़्यादातर इम्यूनोथेरेपी कीमोथेरेपी के साथ होती है। तो ये डिपेंड करता है कि किसी व्यक्ति का जो कैंसर है, उसकी जो हमने जेनेटिक टेस्टिंग की है, जो उसकी प्रोफाइलिंग की है, जेनोमिक प्रोफाइलिंग की है, उसमें किस तरह के मार्कर्स आ रहे हैं। उन मार्कर्स के बेसिस पे टारगेट थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी और टारगेट में भी अलग-अलग होता है। टारगेट एक अकेला सिंगल एजेंट नहीं होता, बहुत सारे टारगेट एजेंट्स होते हैं। उसके बेसिस पे हम उनका डिसाइड करते हैं कि इनको क्या ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। पर जैसा कि कहते हैं कि एक जूता सारी पैरों में फिट नहीं होता या वन साइज डज नॉट फिट टू ऑल। इसी तरह ऐसा नहीं है कि एक ही पेशेंट्स में या एक तरह की इलाज सभी पेशेंट में कारगर होगा। जी। तो सर, ये कहा जाता है कि जो कीमोथेरेपी है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। पेशेंट्स के बाल झड़ने से लेके, घबराहट होने से लेके और नौज़िया और तमाम समस्याएँ होती हैं। तो शायद उसको रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ये इम्यूनो टारगेट थेरेपी में इस तरह की जो आप बता रहे हैं कि जो प्रोफाइलिंग होती है पेशेंट की, तो उसको इधर से उधर शिफ्ट किया जा सकता है क्या? देखिए क्या होता है, सबसे पहले जैसा कि एक व्रत होता है, सबसे पहले हम ट्यूमर की बायोप्सी करते हैं। कैंसर के डायग्नोसिस के लिए भी करते हैं और जेनेटिक प्रोफाइलिंग के लिए भी करते हैं, जिसे हम कुछ टारगेटेड पर्टिकुलर एजेंट्स की टेस्ट की जाती है या फिर हम जनरलाइज़ भी कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, एनजीएस, जो आजकल कॉमनली वर्ड यूज़ हो जाता है। तो एनजीएस के द्वारा या कुछ सिलेक्टेड टारगेट एनजीएस के हम चूज़ कर सकते हैं कैंसर के हिसाब से, वो टेस्ट किए जाते हैं। यदि उस टेस्ट में उस तरह के म्यूटेशंस मिलते हैं, म्यूटेशन बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी नॉर्मल सेल्स होती हैं, उनमें कुछ प्रोटीन्स यहाँ से वहाँ हो जाते हैं, जिससे वो म्यूटेट हो जाते हैं और जब वो म्यूटेशन मिलते हैं, तो उस पर्टिकुलर म्यूटेशंस के लिए पर्टिकुलर ड्रग का यूज़ किया जाता है। अब इम्यूनोथेरेपी की हम बात करते हैं, तो इम्यूनोथेरेपी क्या है, पहले ये समझने की ज़रूरत है। बेसिकली क्या होता है कि जो
कई बार आपने सुना होगा कि स्टेज 3 का कैंसर था, सर्जरी हुई, उसके बाद उसने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया पर उसका कैंसर ठीक है। और स्टेज 1 का कैंसर था, उसने सर्जरी भी कराई, कीमोथेरेपी भी कराई और उसका कैंसर वापस आ गया। तो कैंसर के जो सेल्स हमारे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, उनको हमारी नेचुरल किलर सेल्स किल करती हैं, हमारी इम्यूनिटी उनको किल करती है। इसी वजह से कैंसर्स में ये क्षमता यदि आ जाती है कि उसको रजिस्ट करने लगती है। हमारी जो नेचुरल सेल्स हैं, जो कैंसर सेल्स को किल कर रही हैं, उनको रजिस्ट करने लगती हैं। तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो काम नहीं कर रही होती है। इसलिए कैंसर सेल्स प्रोलिफरेट करती हैं, बढ़ने लगती हैं और बाकी ऑर्गन्स में फैलने लगती हैं। तो जो इम्यूनोथेरेपी होती है, इसको इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर इसलिए कहते हैं कि जो इम्यून चेक पॉइंट्स हैं, जहाँ पे इम्यूनिटी हमारी काम कर रही है और जहाँ उनने चेकिंग लगा दी है, बेसिकली जो कैंसर है उसने एक चेकिंग लगा दी है, तो ये इम्यून चेक को इनहिबिट करता है, उसको रोकता है और इस तरह से हमारे शरीर की जो नॉर्मल इम्यून सेल्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं और वो कैंसर को किल करती हैं। जी। तो इसीलिए ये हाँ। इम्यून चेक पॉइंट कितने परसेंटेज में हमारी उन कैंसर सेल्स ने बदला है, उसकी एक पीडीएल1 टेस्ट होता है। उस पीडीएल1 टेस्ट की रिपोर्टिंग के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि इसमें इम्यूनोथेरेपी काम करेगी कि नहीं करेगी। जी। यदि हम लंग कैंसर की बात करें तो 100 में से 25 से 30% लोगों में इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं, क्योंकि जी। बाकी लोगों में पीडीएल1 स्कोरिंग ही नहीं होती उतनी। जी, मैं उसी प्रश्न पे आने वाला था डॉक्टर साहब। इसमें चूँकि आप लंबे समय से कैंसर पेशेंट्स के बीच में हैं, काफ़ी आपका अनुभव है, तो इसमें अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं कीमोथेरेपी बनाम जैसे ही हो गया है कि इम्यूनो टारगेट थेरेपी की बात हम करने लगे हैं। तो इसमें अगर जानना चाहूँ मैं कि क्या कुछ तरह के विशेष कैंसर होते हैं जिनमें इम्यूनोथेरेपी कीमोथेरेपी की तुलना में ज़्यादा बेहतर काम करती है? बिल्कुल, आपने सही बोला कि कुछ कैंसर्स हैं, पर्टिकुलर कैंसर्स हैं जिसमें इम्यूनोथेरेपी का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। इसमें किडनी कैंसर होते हैं, मेलानोमा एक स्किन कैंसर होता है, एक जो पिगमेंट वाला कैंसर होता है जिसमें हमारी स्किन जो डार्क कलर की होके जो कैंसर बनता है, ब्लैकिश पिगमेंट बनते हैं। लिम्फोमा के केसेज़ में है, लंग कैंसर के सर्टेन परसेंटेज में है। इनमें इम्यूनोथेरेपी का काफ़ी अच्छा रोल है। जी। तो यदि हम बात करते हैं बाकी कैंसर्स में, बहुत लिमिटेड रोल है। यदि हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं, कोलन कैंसर में की बात करते हैं, तो इनका लिमिटेड रोल है। अब आपने बीच कुछ दिन पहले पढ़ा होगा 1 डेढ़ साल पहले कि बिना सर्जरी के अमेरिका में रेक्टल कैंसर्स को ट्रीट किया गया और 2 साल तक उनको कोई डिज़ीज़ नहीं हुई जी, और जी। उनको इम्यूनोथेरेपी दी गई। तो क्या होता है कि कुछ म्यूटेशंस होते हैं जो मैं बात कर रहा था, तो वो केवल 100 में से 6 से 7% लोगों में वो म्यूटेशन मिलते हैं। तो वो जो इम्यूनोथेरेपी इफेक्टिव है केवल 7% लोगों में है, 93% में नहीं है। पर वो इम्प्रेशन न्यूज़पेपर में इस तरह से दिया जाता है कि इम्यूनोथेरेपी एक वंडर ड्रग हो गया जो सारे कैंसर को खत्म कर रहा है। तो मतलब अभी भी 93% अगर देखा जाए तो कीमोथेरेपी ही कारगर है और 7% में केवल आप अगर बात करें तो जो इम्यूनोथेरेपी है उसकी बात वो सफल है। बेसिकली अलग-अलग है, कुछ जगह टारगेट थेरेपी भी काम करती है। यदि हम टारगेट थेरेपी जैसे लंग कैंसर के लगभग 20% पेशेंट्स होते हैं जिसमें कुछ म्यूटेशंस होते हैं जैसे ईजीएफआर, एल्क1, रोस1 ये पॉजिटिव आ जाते हैं तो उसमें इम्यूनोथेरेपी भी नहीं देते हैं, हम केवल टारगेटेड एजेंट देते हैं। ये जो टारगेटेड एजेंट होते हैं वो लगभग 2 साल, 2.5 साल तक डिजीज़ को कंट्रोल में रखते हैं, पर ये क्योर नहीं करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ना तो इम्यूनोथेरेपी क्योर करती है, ना टारगेटेड एजेंट क्योर करते हैं, ये लाइफ को प्रोलॉन्ग करते हैं, कैंसर को कंट्रोल करते हैं। जी। जो क्योर करने की बात करते हैं यदि हम सॉलिड ट्यूमर्स में, तो क्योर करने की सबसे ज़्यादा आज भी जो पॉसिबिलिटीज़ होती है वो सर्जरी रहती है। ये सारी चीज़ें प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ है। जी। मतलब आप क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर पाते हैं लेकिन आप पूरी ये तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ लाइफ को भी लाइफ हाँ, प्रोलॉन्ग कर पाते हैं। हाँ, जैसे आज यदि हम बात करते हैं पहले कैंसर में हम लंग कैंसर में बात करते थे एवरेज स्टेज 4 में 15 टू 18 मंथ्स का सर्वाइवल होता था। आज हम लंग कैंसर में 3-3 4-4 साल तक स्टेज 4 के कैंसर ठीक मतलब चल रहे हैं। मैं उनको ये नहीं बोलूँगा कि ठीक हो गए हैं, पर विद ट्रीटमेंट जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ट्रीटमेंट लेते हुए चल रहे हैं। उसी तरह आज स्टेज 4 लंग कैंसर भी 4 से 5 साल तक निकाल रहे हैं। तो ये प्रोलॉन्ग कर रहे हैं लाइफ, जी। क्योर नहीं कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। तो सर ये जो इस तरह के समाचार प्रकाशित हो जाते हैं या बीच-बीच में कुछ रिपोर्ट्स आ जाती हैं, अब ये है कि जो हमारे पेशेंट्स होते हैं वो उतना
मेडिकल साइंस का उतना डीप नॉलेज नहीं रखते हैं, तो उसके आधार पर अक्सर ये होता है, कई बार मेरे पास भी प्रश्न आते हैं, सब ये हमने समाचार पढ़ा था, तो क्या ये कीमोथेरेपी अब पुरानी हो गई है, क्या अभी किसी और थेरेपी से रिप्लेस हो रही है, खासतौर से जो अभी हम जिस थेरेपी की बात कर रहे हैं, टारगेटेड थेरेपी के बारे में, तो अभी मतलब पेशेंट्स के लिए अगर समझाने की बात हो तो आप क्या कहेंगे? देखिए, पेशेंट्स को मैं बोलता हूँ न्यूज़पेपर हमेशा एक सेंसेशनल न्यूज़ पब्लिश करते हैं, ज़्यादातर से। अभी कुछ दिन पहले एक मध्य भारत की एक बहुत ही प्रीमियम सेंट्रल इंस्टीट्यूट में एक रिपोर्ट आई कि उन्होंने एक आहार नली के कैंसर की सर्जरी की। अब मध्य भारत की एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट इस तरह की पब्लिश करती है जिसको हम अगले पिछले 25 सालों से वो ऑपरेशन भोपाल में कर रहे हैं और हम नहीं, हमारे जैसे कम से कम 5 से 7 और डॉक्टर्स जो ऑपरेशंस कर रहे हैं पिछले 20 साल। तो ये सेंसेशनल न्यूज़ जब आती है पेपर में बिना उसको तुरंत को, कई बार आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में 40 सेंटीमीटर का ट्यूमर निकाल दिया, 20 किलो का ट्यूमर निकाल दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कई बार 20 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर का ट्यूमर निकालने में 15 मिनट लगते हैं और कई बार 1 सेंटीमीटर का ट्यूमर निकालने में पूरा दिन लगता है। तो ये ट्यूमर की लोकेशंस पे डिपेंड करता है। तो ये न्यूज़ इस तरह से जाती है, तो ये मार्केट में एक लोगों में गलत धारणा पैदा करती है कि इस तरह के जो समाचार होते हैं, तो मेरा ये कहना है कि कोई पेपर जब इस तरह की पब्लिश करता है, तो उनको ये देखना चाहिए कि इसमें, क्योंकि जो व्यक्ति इस तरह की न्यूज़ पब्लिश करता है, वो कई बार हमारी जो कम्युनिकेशन, जैसे मैं मीडिया के साथ कभी बात करता हूँ, तो वो उस जो हमारे सेंटेंसेज़ हैं, उसमें से अपना अर्थ निकाल के छाप देते हैं। जी, तो हमने पूरा सेंटेंस यदि हमने बोला कि इस तरह का ट्रीटमेंट होता है, तो उसमें से बीच का वाला हिस्सा खत्म हो जाता है कि ये तो रिप्लेसमेंट हो गया है। उन्होंने कहा आजकल रिप्लेस हो रहा है इम्यूनोथेरेपी, आज अच्छे रोल्स आ रहे हैं इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी से लंग कैंसर के काफ़ी मरीजों को हम कीमोथेरेपी के बाद टारगेट थेरेपी, या कुछ मरीजों में कीमो के बिना हम टारगेट दे पा रहे हैं। पर वो उसका जो क्रक्स है, उस क्रक्स में से बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से वो फ़िल्टर करके उसको छाप देते हैं। जी, जो कि गलत है। तो गलत है और जिससे समाज में एक गलत मैसेज जाता है। जी, पेशेंट को तो यही लगता है कि जो इस तरह की रिप्लेसमेंट वाली थेरेपी आ गई है, तो डॉक्टर साहब क्यों कीमोथेरेपी की बात कर रहे हैं, जब नई थेरेपी आ गई है, तो पुरानी से इलाज क्यों हो रहा है? तो जी, ये रहता है बेसिकली, ये न्यूज़पेपर्स को हमेशा बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर की छपी हुई न्यूज़ पे आप सर्च करिए। सर्च करने के साथ अपने डॉक्टर से बात करिए, क्योंकि ये न्यूज़ बेस्ट, गूगल यदि ऐसा होता तो सब लोग गूगल से ट्रीटमेंट शुरू कर देते। जी, तो हम गूगल डॉक्टर हो जाते हैं, मतलब बेसिकली आजकल के एक आपने बीच में चल रहा था, एक डॉक्टर साहब ने अपने बाहर लिखा रखा था, जी। नॉर्मल पेशेंट की फीस ₹300 है, गूगल सर्च करने वाले की ₹1000 है। तो क्या बिल्कुल, होता है कि उस समय आप इतने सारे गलत, उसकी डेप्थ में जाए बिना आप पहुँचते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन्स करते हैं। जी, तो कई 1-2 बार तो मुझे भी लगा कि ऐसा क्या चेंज हो गए, तो लेके आ रहे हैं, तो मैंने भी बोला मैं ठीक रुकिए 2 मिनट, पिछले 3 महीने में शायद मैंने अपडेट नहीं लिया है इस बारे में, मैं देखता हूँ 3 महीने में ऐसा कोई मेजर चेंज, जनरली तो अपडेटेड रहते हैं, ऐसा क्या चेंज आ गया? जब आप देखते हो तो वो वैसा कोई चेंज नहीं होता, वो गूगल की न्यूज़ होती है। जी। तो डॉक्टर साहब अभी जैसे हम बात करें, क्योंकि हमेशा पेशेंट्स जो हैं कुछ नई मतलब थेरेपीज़ और नए कुछ इलाजों के बारे में हमेशा खोज करते रहते हैं। चूँकि आप इस फ़ील्ड में ऑलरेडी हैं, तो अभी आने वाले भविष्य में की अगर हम बात करें, तो कीमोथेरेपी के अलावा या जो हम टारगेटेड थेरेपी की बात कर रहे हैं, कुछ एजेंट्स की भी आपने चर्चा की, तो इनके आगे कुछ ऐसी कोई रिसर्च चल रही हो जो आने वाले समय में पेशेंट्स को कम तकलीफ और कम साइड इफेक्ट के साथ बेहतर इलाज दे सके? नहीं, बिल्कुल, आपकी बात ये सहमत हूँ कि जैसे टारगेटेड थेरेपी होते हैं, ऐसा नहीं उनके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, पर कीमोथेरेपी के कंपैरिज़न में काफ़ी कम होते हैं। सिमिलरली इम्यूनोथेरेपी से भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और बहुत सारे लोग डायबिटिक भी हो सकते हैं, हाइपोथायराइड भी हो सकते हैं इम्यूनोथेरेपी के साथ, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है, तो जो ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं। तो हर थेरेपी का अपना लिमिटेशंस है, हर थेरेपी के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बट यस, इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी चूँकि एक पर्टिकुलर टारगेट पे काम करती हैं, तो जनरलाइज़ साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं या मिनिमम हो जाते हैं। और अभी कैंसर में जो ट्रीटमेंट लाइन में सबसे अच्छी बात है कि रिसर्च बहुत एडवांस स्टेज पे चल लगातार हो रही है और नए-नए मॉलिक्यूल और नए एजेंट्स आ गए। आज से यदि हम 10 साल पहले बात करते तो स्टेज 4 कैंसर, यदि हम स्किन कैंसर की बात करते थे, मेलानोमा की, तो हम कहते थे भई आपके पास 6 महीने से 2 साल के बीच का टाइम है, किसी को अलग-अलग स्टेज या स्प्रेड के। आज हम मेलानोमा कैंसर में आपने पढ़ा होगा कि एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो हैं,
वो लगभग 6 साल या 7 साल हो गए हैं और वो मेलानोमा से वो इम्यूनोथेरेपी की वजह से ठीक है। तो कहीं पे वन डेफिनिटली ये वंडर ड्रग है, पर हर जगह इस ड्रग को बेसिकली लिमिटेशंस है हर जगह। हमें ये पता होना चाहिए कि किस कैंसर में ये यूज़फुल है, किस कैंसर में लिमिटेड यूज़ है और किस कैंसर में बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, केवल लाइफ को 2 से 3 महीने या 4 महीने। अच्छा, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ये लगभग आपका ये मान के चलिए 2.5 से 3 लाख रुपए पर मंथ की कॉस्टिंग आती है। जी, और कीमोथेरेपी के कंपैरिजन में देखें तो कितना अंतर आना चाहिए? कीमोथेरेपी आपकी टोटल कीमोथेरेपी की जो पूरे 6 महीने की कॉस्ट है, मान लीजिए वो उससे ढाई गुना 1 महीने की कॉस्ट है। ओके, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट है इसकी। हाँ। जी, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जो हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हों, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि छपी हुई बातें या इंटरनेट पे प्रकाशित बातों को जब तक आप अपने एक्सपर्ट के साथ क्रॉस चेक ना कर लें, तब तक उन पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है, कि कोई आपने पूरी बात करी लेकिन उसमें से कुछ अंश प्रकाशित हो जाते हैं और उस अंश को ऐसा प्रेजेंट कर दिया जाता है कि यही मेन न्यूज़ है। जबकि सच्चाई ये है कि जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हर एक व्यक्ति का कैंसर अलग होता है, हर कैंसर की अपना एक तरीका होता है, वो कैसे वो एक्ट कर रहा है बॉडी के अंदर, और उसको ट्रीट करने के लिए भी उसी तरह के एजेंट्स या उसी तरह की दवाओं की ज़रूरत होती है, जैसे टारगेटेड थेरेपी की, कीमोथेरेपी की, और जो एजेंट्स की डॉक्टर साहब बात कर रहे थे। तो वो सारी चीज़ों के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो बहुत डीप लेवल में जाकर के डॉक्टर ही समझ सकते हैं या उस फील्ड के जो एक्सपर्ट होते हैं वही समझ सकते हैं। तो आधी अधूरी जानकारी से बचें, और जो आपको जानकारी चाहिए है तो वो सीधे उसके लिए आप एक्सपर्ट के पास जाएँ, ना कि किसी न्यूज़ रिपोर्ट के या किसी व्हाट्सएप के ऊपर जो वीडियोज़ चलने लगते हैं उसके ऊपर जाएँ। तो यहीं हम इस इंटरव्यू को समाप्त करना चाहेंगे, और डॉक्टर साहब से निवेदन है कि अगर वो कुछ और कहना चाहते हों इस इंटरव्यू में पेशेंट्स के लिए, तो उनका स्वागत है। हाँ, बेसिकली एक ही है कि आप स्वयं डॉक्टर ना बने, न्यूज़पेपर को डॉक्टर ना माने, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को अपना डॉक्टर ना माने, उस नॉलेज को बिलीव ना करें। सिंपल सा है कि जो जितना ज़्यादा हिट करेगा, वो गूगल में उतना जल्दी आएगा। उसका साइंटिफिक या उसकी वैलिडिटी से कोई रिलेशन नहीं होता है। तो जब तक आप डॉक्टर से अपने बात नहीं कर लेते और आपको डाउट हो रहा है तो आप दूसरा ओपिनियन लीजिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि जहाँ भी आपको लगता है कि हम डॉक्टर से सैटिस्फाई नहीं है या आपको लगता है, तो कैंसर में तो एटलीस्ट आपको 2 ओपिनियन ले लेना चाहिए। और 2 ओपिनियन यदि सेम नहीं है तो मैं बोलता हूँ तीसरा ओपिनियन और चौथा ओपिनियन भी लेना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट 2 ओपिनियन सेम होना चाहिए तभी आपको ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। जी, तो क्योंकि इस तरह की जो कैंसर में एक लंबा इलाज होता है, अपने लोग कुछ लोगों का अनुभव होता है, कुछ अनुभव के साथ, परिस्थितियों के साथ, पेशेंट के साथ, तो हमें एक पेशेंट का इलाज करना होता है। बहुत सारी बार मेरे पास पेशेंट लेके आते हैं कि साहब ये रिपोर्ट्स हैं, इसके बेसिस पे आप बता दीजिए क्या क्या इलाज करेंगे। ज़्यादातर समय मेरा एक सेंटेंस होता है, हमें रिपोर्ट्स का इलाज नहीं करना है, मुझे मुझे पेशेंट का इलाज करना है, मुझे पेशेंट की कंडीशन देखनी होगी, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन देख के ट्रीटमेंट शुरू होता है, ना कि रिपोर्ट्स को देख कर ट्रीटमेंट शुरू होता है। जी, तो पेशेंट जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार होता है कि आपकी रिपोर्ट सारी फेवरेबल होते हैं पर पेशेंट की कंडीशन फेवरेबल नहीं होती। हुँ, तो पेशेंट इम्पोर्टेंट है, पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन इम्पोर्टेंट है, पेशेंट्स की रिपोर्ट्स उसमें ऐड ऑन करती हैं और उसके बेसिस पे हम फाइनल और सही डिसीजन ले पाते हैं, जिससे पेशेंट को ज़्यादा अच्छा फ़ायदा या एडवांटेज होता है, बेनिफिट होता है, बजाय हम सिर्फ रिपोर्ट देखकर या पेपर की न्यूज़ देखकर ट्रीटमेंट शुरू करें। जी। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, और पेशेंट्स के लिए आपने बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी, और ख़ास तौर से जो एजुकेट करने का आपने आज काम किया। निश्चित रूप से बहुत सारी भ्रांतियाँ या बहुत सारी जो पेशेंट्स के दिमाग में होती हैं, जो उनको लेकर के वो सीधे आपके पास चले आते हैं केबिन में, तो वो दूर हुई होंगी, और इस तरह के एजुकेशनल मैटर या इंटरव्यूज़ से बहुत सारे भ्रम दर्शकों के दूर होते हैं, और ख़ासतौर से कैंसर जो पेशेंट पीड़ित हैं, क्योंकि वो एक उम्मीद लगा लेते हैं खबरों को देख कर के कि लो अब हमारा इलाज संभव हो गया है, या इस चीज़ से अब हम बिल्कुल ही ठीक हो जाएँगे। तो उनको भी परिस्थितियों और वस्तुस्थिति से अवगत होना बहुत ज़रूरी है, और जब भी कोई समस्या आती है, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि उनको सीधे एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, बजाय इसके कि किसी ऐसे अनरिलायबल सोर्स पर भरोसा करना चाहिए। तो आज की जानकारी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जल्दी मिलते हैं आपसे किसी और इंटरव्यू में। थैंक चलिए, यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार सर।